गुड मॉर्निंग बच्चों। मिशन शिक्षा संवाद के पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले विज्ञानों के प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी 11 लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। और आपका पहला प्रश्न है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे। यह किसके परमाणु मॉडल की कमी थी? और आपके ऑप्शन हैं नील बोर, जे थॉमसन, रदरफोर्ड या फिर डाल्टन। तो बच्चों आपका सी ऑप्शन सही है, यानी कि रदरफोर्ड। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी और वह नाभिक में गिर जाएंगे। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी थी जो नील बोर के मॉडल में दूर की गई। अगला प्रश्न है आपका, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने पर परमाणु हो जाता है? ऑप्शन है आपके धन आवेशित, ऋण आवेशित, उदासीन या कोई आवेश उत्पन्न नहीं होता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है यह आपको बताना है। तो बच्चों सही ऑप्शन है ऋण आवेशित। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऋण आवेश बढ़ जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, सुनामी में वायु की गति होती है। जब सुनामी आती है तो वायु की गति क्या होती है? 85 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा, 85 से 95 किलोमीटर प्रति मिनट, 420 किलोमीटर प्रति घंटा या हवा नहीं चलती है। तो बच्चों इसका सही आंसर है सी, 420 किलोमीटर प्रति घंटा। जब सुनामी आती है तो वायु की गति 420 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी सुनामी कब और कहां आई थी? भारत में सबसे बड़ी सुनामी कब और कहां आई थी? ऑप्शन है आपके 6 दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में, 26 दिसंबर 2004 में अरब सागर में, 26 दिसंबर 2004 में इंडोनेशिया में या फिर 26 दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो बच्चों इसका सही आंसर है 26 दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में आई हुई सुनामी भारत की सबसे बड़ी सुनामी है। सुनामी जो सबसे बड़ी थी वो 26 दिसंबर 2004 में भारत में आई थी। और अगला प्रश्न है आपका, हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या होती है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, उनमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? कोई निश्चित नहीं, क्रमशः 1, 2, 3, 0 या फिर 1। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक में कितने प्रोटॉन होते हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर है डी, यानी कि 1। हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या 1 होती है। अगला प्रश्न है आपका, पानी के लगातार छिड़काव से सीमेंट में बनते हैं। सीमेंट में यदि हम पानी की लगातार छिड़काव करते रहें तो क्या बनता है ये आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन हैं स्टार के समान क्रिस्टल, डायमंड के समान क्रिस्टल, आटे के समान पदार्थ या फिर सुई के समान क्रिस्टल। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो बच्चों सही आंसर है डी, सुई के समान क्रिस्टल यदि हम पानी लगातार सीमेंट में छिड़काव करेंगे तो बनेंगे। अगला प्रश्न है, दवा के कैप्सूल के बाहरी आवरण का निर्माण होता है। बाहरी आवरण दवाई का किससे बनता है? रबड़ का, चीनी का, प्लास्टिक का या फिर जिलेटिन का? रबड़, चीनी, प्लास्टिक या फिर जिलेटिन। तो बच्चों इसका सही आंसर है जिलेटिन का बनता है। अगला प्रश्न है आपका, वायरस का निर्माण होता है। वायरस का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन है प्रोटीन से,
न्यूक्लिक एसिड से, कोशिका से या फिर प्रोटीन व न्यूक्लिक एसिड से? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो बच्चों सही आंसर है डी, प्रोटीन व न्यूक्लिक एसिड से, यानी कि वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बनता है। अगला प्रश्न आपका, विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं सिलाइडेन, बी स्वान, स्टेनले, इवेनोस्की या फिर लुई पास्चर? तो बच्चों इसका सही आंसर है सी, इवेनोस्की ने विषाणु की खोज की थी। विषाणु की खोज इवेनोस्की ने की थी। अगला प्रश्न है आपका, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। इनमें से कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, शैवाल या फिर विषाणु? तो बच्चों सही आंसर है विषाणु। कोशिका सिद्धांत का अपवाद विषाणु है, ये कोशिका के सिद्धांत को नहीं मानता है। अगला प्रश्न है आपका, कोरोना बीमारी में सर्वाधिक प्रभावित होने वाला मानव अंग है। जब कोरोना बीमारी होती है सबसे ज़्यादा किस पे फर्क पड़ता है? हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क या फिर वक? इनमें से किस अंग पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? तो बच्चों सही आंसर है फेफड़ा। कोरोना बीमारी में सबसे ज़्यादा प्रभावित फेफड़े होते हैं। अगला प्रश्न आपका, सेल थ्योरी के जनक हैं। सेल थ्योरी के कौन जनक हैं? आपके ऑप्शन हैं लुई पास्चर, सिलाइडेन व स्वान, रॉबर्ट हुक या फिर रॉबर्ट मिलर? तो सही आंसर है इसका सिलाइडेन व स्वान ने सेल थ्योरी की खोज की थी। अगला प्रश्न आपका, कोशिका सिद्धांत है। कोशिका सिद्धांत क्या है? आपके ऑप्शन हैं जीवों का निर्माण कोशिका से हुआ है, कोशिका की उत्पत्ति कोशिका से होती है या फिर जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका है या कोशिका मिलकर ऊतक बनाते हैं? तो बच्चों इसका सही आंसर है कोशिका की उत्पत्ति कोशिका से होती है, यानी कि एक कोशिका तभी बन सकती है जब दूसरी कोशिका हो। अगला प्रश्न है आपका, किसी पोषक तल में ऊर्जा का प्रथम तथा अंतिम स्रोत क्या होता है? किसी पोषक तल के ऊर्जा का अंतिम और प्रथम स्रोत? ऑप्शन है आपके सूर्य, हरे पौधे, उपभोक्ता या अपघटक? तो बच्चों सही आंसर है सूर्य। अंतिम और प्रारंभिक स्रोत सूर्य है। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है स्कूल, मंदिर, अस्पताल या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। स्कूल, मंदिर, अस्पताल तीनों ही सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विभवांतर को नापने वाला यंत्र कौन सा है? विभवांतर को नापने वाला यंत्र वोल्टामीटर, अमीटर, सेल या फिर गैल्वेनोमीटर? इनमें से कौन सा यंत्र विभवांतर को नापता है? तो बच्चों सही आंसर है वोल्टामीटर। विभवांतर यानी कि वोल्टेज, विभवांतर को इंग्लिश में वोल्टेज कहते हैं और उसे वोल्टामीटर से नापा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, अगर वायु के संपूर्ण आर्द्रता की मात्रा 10 ग्राम है और वायु की मात्रा 20 ग्राम है तो सापेक्ष आर्द्रता कितनी होगी? 10%, 50%, 0% या फिर 20%? यदि आर्द्रता की मात्रा 10 है और वायु की मात्रा 20 ग्राम है।
तो बच्चों इसका सही आंसर है 50%, क्योंकि 20 और 10 इन दोनों का परसेंटेज निकालेंगे तो 50% निकलेगा। अगला प्रश्न है आपका, आपेक्ष आर्द्रता की इकाई क्या है? mm, hg, घन सेंटीमीटर प्रति वर्ग मीटर, घन सेंटीमीटर प्रति ग्राम। इनमें से सापेक्ष आर्द्रता की इकाई कौन सी है? तो बच्चों सही आंसर है घन सेंटीमीटर प्रति ग्राम। सापेक्ष आर्द्रता की इकाई घन सेंटीमीटर प्रति ग्राम होती है। अगला प्रश्न है आपका, रॉकेट के उपयोग किए जाने वाला ईंधन है। रॉकेट में उपयोग किए जाने वाला ईंधन कौन सा है? सीएनजी, पेट्रोल, गैसोलीन या फिर हाइड्रोजन। तो बच्चों हाइड्रोजन इसका सही आंसर है, यानी कि रॉकेट में प्रयोग करने वाला ईंधन जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। अगला प्रश्न है आपका, दलदली क्षेत्र में उगने वाले राइजोफोरा जैसे कुछ पौधों में कई जड़ें जमीन से निकलती हैं और ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर बढ़ने लगती हैं। ऐसी जड़ों को कहते हैं। आपके ऑप्शन है न्यूमेटोफोरस, कीटभक्षी, नाइट्रोजनी या फिर स्तभी जड़ें। तो बच्चों सही आंसर है इसका न्यूमेटोफोरस। अगला प्रश्न है आपका, विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 की थीम है। आपके ऑप्शन है जलीय जीवों के लिए जीवन, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, मिट्टी व जीवन या फिर जल, जंगल, जमीन। तो बच्चों सही आंसर है आर्द्र भूमि और मानव कल्याण इसकी थीम है। अगला प्रश्न है आपका, किस तरह के विद्युत धारा को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता? किस तरीके की विद्युत धारा को स्टोर नहीं कर सकते हैं? आपके ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती तथा दिष्ट दोनों धाराएं या फिर प्रत्यावर्ती और दिष्ट धाराओं को दोनों को नहीं। तो बच्चों सही आंसर है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा को हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हवाई जहाज किस सिद्धांत से उड़ता है? हवाई जहाज किस सिद्धांत से उड़ता है? आपके ऑप्शन है ए संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, नंबर 2 बर्नौली के सिद्धांत से, नंबर 3 उत्प्लावन के सिद्धांत से या फिर आर्किमिडीज के सिद्धांत से। तो बच्चों सही आंसर है बर्नौली के सिद्धांत से। जो हवाई जहाज जो उड़ते हैं वो सिद्धांत होता है बर्नौली का सिद्धांत। अगला प्रश्न है आपका, सवारी वायुयान वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं? सवारी वायुयान वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं? ऑप्शन है आपके समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो बच्चों सही आंसर है समताप मंडल। सवारी वायुयान वायुमंडल के समताप मंडल में उड़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल की सबसे पहली परत कहलाती है? वायुमंडल की सबसे पहली परत क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन हैं समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल या फिर शोभ मंडल। तो बच्चों सही आंसर है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे पहली परत क्षोभ मंडल होती है। अगला प्रश्न आपका, पृथ्वी की कौन सी परत
तरल अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन है भू परपटी, बाह्य कोड, आंतरिक कोड या फिर मेंटल। तो बच्चों इसका सही आंसर है बाह्य कोड। बाह्य कोड तरल अवस्था में होती है। अगला प्रश्न आपका, पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु कौन सी है? सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु आपके ऑप्शन है लोहा, तांबा, एल्युमिनियम या फिर टीन। इनमें से कौन सी धातु पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो बच्चों सही आंसर है इसका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम पृथ्वी पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु है। अगला प्रश्न आपका, ब्रह्मांड में सबसे कम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ब्रह्मांड में सबसे कम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन है थोरियम, सोडियम, यूरेनियम या फिर टेक्नेटियम। इनमें से कौन सा तत्व कम मात्रा में पाया जाता है? तो बच्चों इसका सही आंसर है टेक्नेटियम। ये ब्रह्मांड में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले तत्व का नाम है। अगला प्रश्न आपका, अत्यंत उत्पादकशील जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। आपके ऑप्शन हैं वेटलैंड्स, घास के मैदान, जंगल या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर है वेटलैंड्स। अत्यंत उत्पादकशील जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है। वेटलैंड्स सबसे उत्पादकशील जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अगला प्रश्न है आपका, सेल और बैटरी में स्टोर करके रखी जाने वाली विद्युत धारा है। सेल या फिर बैटरी, इनमें स्टोर कौन सी धारा की जाती है? ऑप्शन है आपके प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती व दिष्ट दोनों धाराएं या फिर प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा दोनों ही नहीं। आपको सही ऑप्शन बताना है। और बच्चों इसका सही आंसर है दिष्ट धारा। सेल अथवा बैटरी में स्टोर करके रखे जाने वाली धारा जो होती है वो होती है दिष्ट धारा। अगला प्रश्न है आपका, एल्युमिनियम की पन्नियों का प्रयोग किया जाता है? किस चीज़ में प्रयोग किया जाता है एल्युमिनियम की पन्नियों का? और आपके ऑप्शन हैं खाद्य पदार्थों की पैकिंग में, दवाइयों के पैकिंग में, चॉकलेट की पैकिंग में या फिर उपरोक्त सभी में। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो बच्चों उपरोक्त सभी। एल्युमिनियम की पन्नी खाद्य पदार्थ की पैकिंग में, दवाइयों की पैकिंग में और चॉकलेट की पैकिंग, इन सभी कार्यों में प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है आपका, जिलेटिन नामक पदार्थ है। जिलेटिन नामक पदार्थ है। आपके ऑप्शन हैं वनस्पति प्रोटीन, पशु प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्लास्टिक। इनमें से तो बच्चों सही आंसर है पशु प्रोटीन। जिलेटिन एक तरह का पशु प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न आपका, मिशन इंद्रधनुष है। मिशन इंद्रधनुष क्या है? आपके ऑप्शन है सैन्य अभियान है, वायुसेना का एक दल है, अंतरिक्ष अभियान है या फिर टीकाकरण से संबंधित स्वास्थ्य विभाग की योजना है। तो बच्चों टी आंसर टीकाकरण से संबंधित स्वास्थ्य विभाग की योजना है मिशन इंद्रधनुष। अगला प्रश्न है आपका, सबसे खतरनाक वायु प्रदूषण है। सबसे खतरनाक वायु प्रदूषण मरकरी प्रदूषण, कैडमियम प्रदूषण, कार्बन मोनोऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से सबसे खतरनाक वायु प्रदूषण कौन सा वाला होता है? तो बच्चों सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे खतरनाक वायु प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है आपका, फेफड़े के कैंसर का कारक है। फेफड़े का कैंसर किसके कारण होता है? और आपके ऑप्शन है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण। इनमें से कौन सा प्रदूषण फेफड़े के कैंसर का कारक है? तो बच्चों सही आंसर है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण फेफड़े का कैंसर होता है। तो बच्चों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। अगली वीडियो में फिर आएंगे कुछ और प्रश्न और उनके उत्तरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।